Once upon a time, in a land far away, lived a girl who loved listening to stories. Hearing them from her father was always an extra treat. When she grew up, she got caught in the hustle bustle of life. Chained to the clock, she got stuck between 9 to 5. The world around her no longer made any sense. So one day, she decided to break the circle and create her magical land. Namaste everyone, my name is Tarushi and you're listening to my podcast Stories You Should Know. और अभी अभी जो आपने कहानी सुनी, कुछ वैसी ही कहानी है हमारी आज की गेस्ट की, जिनका नाम है फैजी खान। फैजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ख्यालों की उड़ान के जरिए देश के कई हिस्सों में बेहद खूबसूरत कहानियां पहुंचाती हैं। इनका ज्यादातर समय वही कहानियां खोजने और लिखने में गुजरता है, पर आज थोड़ा समय निकाल के फैजी हमें अपनी कहानी सुनाने आई है। वेलकम टू द शो फैजी। हमसे आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। सेम हेयर। मुझे भी बेहद खुशी है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज मैंने आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं, आपके अपडेट्स में देखती रहती हूँ। इतनी जिंदा दिली है आपके अंदर, सब कुछ जो है रोलर कोस्टर पे चलता रहता है ना। आप बहुत एंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को। सो यू रियली इंस्पायर women, like not just in India but outside India as well, and I love going through your updates. थैंक यू सो मच फैजी। आई थिंक द फीलिंग्स आर म्यूचुअल, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ आप जो काम कर रही है, जिस तरीके से आप दुनिया को देखती हैं और कहानियां सुनाती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो अपनी कहानियों से किसी को बदलने की ताकत रखती हैं। सो इट फील्स रियली नाइस टू नो सच पर्सन। और आपकी स्माइल तो बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही इन्फेक्शियस स्माइल है आपकी। मतलब आपको स्माइल करता देखकर खुद के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। सो इट्स सो वंडरफुल टू एक्चुअली सिट डाउन एंड टॉक टू यू। Thank you so much, means a lot. तो फैजी, चलिए जरा शुरू से शुरू करते हैं। जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फैजी की एक अपनी कंपनी है जिसका नाम है ख्यालों की उड़ान, जो कि उन्होंने 6 साल के जॉब और वर्क कल्चर के बाद जी, शुरू करी थी। जी, जी। फैजी, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये कैसे हुआ हुँ। अचानक से कॉर्पोरेट जॉब करते हुए। आपको कैसे लगा कि अब ये मुझसे नहीं होगा और अब तो मुझे कुछ अपना ही करना है, और वो भी स्टोरी टेलिंग, अ प्रोफेशन विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर डूइंग। एक्चुअली हर एक जॉब में ऐसा लगता था, पर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। मैं जयपुर से ही पढ़ी हूँ, तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ आईबीएम में, और वहाँ पे पहले दिन ही मुझे लगा कि यार ये जगह ना मेरे लिए नहीं है। मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ कि यार पूरा 9 टू 5 आप काम कर रहे हैं, और जो लोग आपको जानते हैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन में, उन्हीं से आप सैटरडे संडेज़ को मिल रहे हैं। ये सारा चीज़ पता नहीं, मुझे लगा कि यार कुछ अजीब है। मैंने जब 2-4 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यार सबके साथ ऐसा होता है यार। फिर मुझे लगा कि यार सैकड़ों लोग जॉब करते हैं, तो मतलब दिक्कत मेरे अंदर ही होगी। फिर दूसरी जॉब चेंज हुई, फिर उसके बाद एक अनकन्वेंशनल जॉब करने लग गई। मैंने 2015 में कॉर्पोरेट छोड़ दिया था, थिंकिंग कि यार कॉर्पोरेट लाइफ नहीं हो रही है। होता है कि 3 साल के बाद समझ में आ गया कि नहीं होगा। तो उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने लगी क्या किया जा सकता है। 1-2 स्टार्टअप्स ट्राई किए, फिर उसके बाद एक अनकन्वेंशनल जॉब की। सो आई वाज़ द इवेंट मैनेजर ऑफ अ लाइफ कोच। शी वाज़ अ जर्मन। तो उस जॉब में ही मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर एक वक़्त के बाद आई रियलाइज़ कि होता है कि आपको रिफ्लेक्शन आते हैं कि नहीं यार, अब जॉब नहीं करनी है। मुझे एक वो एम्प्लॉयी वाले सर्कल से बाहर निकल के एम्प्लॉयर वाले सर्कल में आना है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार अभी 6 साल जो ये निकले हैं ना, शायद ये एक तरीके की ट्रेनिंग थी, ये खुद को पहचानने के लिए कि यार ये इस पूरे कॉम के लिए या फिर इस स्फीयर के लिए जॉब वाले आप नहीं बने थे। और 2017 में मुझे डेंगू हुआ था, और मैं वो पहली बार ऐसा ज़िंदगी में था कि मैं 1 महीने ऑलमोस्ट बेड पे थी। और जब आप बीमार होते हैं और बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन में होते हैं, तब आपको शायद इन स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन आते हैं ज़िंदगी के। तो तब मैंने सोचा कि यार घूम फिर के मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रही हूँ। ना करते हुए भी हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं। तो देन आई रियलाइज़ नहीं यार, अब तो ये करना ही चाहिए मुझे। सो फिर मैंने ख़यालों की उड़ान 2018 में शुरू कर दिया।
तो आखिर ये ख्यालों की उड़ान का बीज आया कहाँ से? आपको ये पता कैसे चला कि आपको स्टोरी टेलिंग ही करनी है, या फिर आपको शुरू से ही स्टोरी टेलिंग का शौक था, बट यू फाउंड योर कॉलिंग अ लिटिल लेटर इन लाइफ? एंड स्पेशली ये नाम, हाउ डिड यू कम अप विद द नेम ख्यालों की उड़ान? तो जब 6 साल हो गए थे जॉब करते हुए और बीच-बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी क्योंकि किसी-किसी की बॉडी ऐसी होती है कि जब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस सा होता है, जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, जो सबके लिए नॉर्मल है, आपके लिए नॉर्मल नहीं है। तो वो फिर आपकी बॉडी ढंग से ले नहीं पाती है। तो कई बार टाइफाइड हुआ, फिर एक बार डेंगू भी हो गया, ये सारी चीज़ हुई और मैं जब बहुत रिफ्लेक्ट किया कि यार मैं ना बहुत छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रही थी, जो कि हम लोग खुद करते हैं कि यार पूरे दिन में हम छोटी-छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, वो बाद में सप्रेस हो जाती हैं और एक टाइम के बाद ना नासूर बन जाती हैं। तो मुझे लगा कि बड़ी चीज़ों को लिखने के लिए विमेन विमेन एम्पावरमेंट पे और बहुत सारी चीज़ों पे लिखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इन छोटी चीज़ों के बारे में लिखना है, जो इंसान को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो एक्चुअली होती उसकी बैकबोन है, पर अगर उसको ढंग से नहीं समझा जाता है, तो एक वक़्त के बाद वो नासूर बन जाती है। तो वहाँ से ख़यालों की उड़ान का बीज आया और नाम इसलिए आया कि कोई भी अगर आपको उड़ान लेनी होती है, तो वो आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। पहले उसका ख़्याल आता है, तब आप उसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो फिर मैंने इसका नाम ख़यालों की उड़ान रख दिया और इसकी जो शुरुआत हुई थी शायद ये बचपन से ही हो गई थी। मुझे पहचानने में थोड़ा-सा वक़्त लग गया, क्योंकि होता है ना कि हम ना एक सामाजिक रैट रेस में लग जाते हैं। कि अच्छा यार पहले 10th कर लिया 10th टॉप करना था मुझे क्योंकि मैं प्रोफ़ेसर हैं मेरे फ़ादर, तो एक प्रोफ़ेसर्स के जो बच्चे होते हैं उन पे ना एक अलग-सा दबाव होता है कि टॉप करना ही है अदरवाइज़ सेकंड भी आ गई बताओ प्रोफ़ेसर साहब की लड़की सेकंड आ गई हद होती है यार मतलब ओहो हो! तो ये ये सारा बिल्कुल चीज़ सही होता बात है। कह रही हैं आप। फिर उसके बाद बाद अपने कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में थोड़ी-सी आपको अकल आती है दुनियादारी की, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर आपके इससे पहले की अकल और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपके ऊपर थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस का बोझ आ जाता है कि अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करना ही करना है। फिर थोड़ा-सा हम अपनी लाइफ़ एक्सप्लोर करते हैं, तब पता चलता है अरे यार इस रास्ते नहीं जाना था। तो मेरा बचपन जो था मैं बहुत ही अकेलसुरी सी बच्ची रही हूँ। मेरे कुछ ख़ास दोस्त नहीं रहे हैं। तो मैं बेहद चिपकू थी और अपने फ़ादर से हमेशा चिपकती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी यादें ऐसी हैं कि लालटेन की लाइट में वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और चाँदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था उस वक़्त का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं होती थी, अभी भी कुछ ख़ास वैसे अच्छे हाल नहीं हैं, पर उस वक़्त तो आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत ही कम लाइट आया करती थी, तो रात के वक़्त मेरे फ़ादर मुझे कहानियाँ सुनाते थे। कभी वो मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस सुना रहे हैं, कभी जूलियस सीज़र सुना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे रात का इंतज़ार रहता कि पापा जो है लालटेन जलाएँगे, उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे और भई कहानी शुरू हो जाएगी फिर ऐसे ही। मतलब एक खास इंतजार रहता होगा उस समय का। जी, जी, जी। तो वो सबसे अच्छी यादें हैं, यादों का पूरा ज़ख़ीरा है बचपन का, कि जब मैं अपने फ़ादर को जब भी कोई बोलता है ना कि सबसे अच्छे मोमेंट्स क्या थे चाइल्डहुड के, तो शायद मैं अपना बचपन उनके आस-पास ही इमेजिन करती हूँ, उनके स्टडी रूम में उनके साथ चिपकी हुई कि पापा ऐसे कैसे हुआ? अच्छा पापा ये हुआ था, अच्छा आपने क्या पढ़ा था? अच्छा प्रेमचंद अच्छा आपने नमक का दरोगा पढ़ा था, ओह हो! अच्छा। तो उनकी बातें सुनना, कहानियाँ सुनना तब से पसंद थी। फिर जब मैंने अपना पूरी लाइफ़ ठटोल के देखी है 2018 में, तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा दिल पे लगती है ये चीज़ें और इनसे मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं स्टोरी राइटिंग में आई और लोगों ने स्टोरी टेलर बनाया है मुझे। मेरा सिर्फ़ ये था कि जैसे मैं रिज़र्व्ड हूँ काफ़ी, तो मैं शायद पर्दे के पीछे रहना चाहती थी कि लिखूँ मैं। पर एक फाउंडर मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है कला मंथन, तो उनके फाउंडर्स मेरी कहानी पढ़ा करते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि व्हाई डोंट यू कम एंड परफॉर्म? एंड आई सेड आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? और तब की बात थी, तो मेरी पहली कहानी थी भूख और उसका वीडियो आया, उसके बाद लोगों ने फिर स्टोरी टेलर मुझे बना दिया लोगों की मोहब्बत में। वैसी कहानियाँ सुनना एक अलग बात होती है, और फिर कहानियों को लिखना एक अलग हुँ, बात होती है। जैसे कि आपने बताया बचपन से ही हुँ, आपके फादर आपको कहानियाँ सुनाया करते थे। तो वो एक दुनिया अलग थी, वो थॉट प्रोसेस अलग था। जी, और अब हुँ। आप खुद स्टोरीज़ लिखती हैं। आप रियल लाइफ से इंस्पिरेशंस लेके स्टोरीज़ लिखती हैं। सो हाउ इज़ दैट एंटायर प्रोसेस? हाउ डज़ इट हैपन?
when you listen to a story, how do you take it in and then put it जी। on the paper? वो डिपेंड करता है कि आप कैसे-कैसे लोगों से मिली हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि उनकी जद्दोजहद ऐसी होती है कि आप बोलती हैं कि मैं आपकी कहानी लिखना चाहती हूँ और अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम बदल दूँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि नाम बदल के लिखती हूँ और फिर उसके बाद उस इंसान की कहानी अपने अल्फ़ाज़ों में लिखना। फिर ऐसा फीडबैक मिलना कि कभी-कभी फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है कि आपने वो बातें भी लिखी हैं जो मैंने आपसे बोली नहीं थी। तो वो बहुत अच्छा होता है। एक एग्ज़ाम्पल है, मेरी एक कहानी है कलाकार। तो लास्ट ईयर जब मैं पृथ्वी थिएटर्स गई थी, तो वहाँ पे अचानक से मुझे एक इंसान मिल गए थे और उनकी आँखों में ना बहुत अलग-सा नूर था और किसी-किसी के चेहरे पे होता है कि आपको स्ट्रगल इतनी प्रोमिनेंट दिखती है, तब भी चेहरे पे रौनक बहुत होती है। और घुंघराले से बाल थे और लग रहा था कि उनके पीछे ना बहुत लंबी-सी कहानी है कुछ। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपकी कहानी थोड़ा-सा लिखना चाहती हूँ, आपके चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरा नाम मत लिखिएगा फिर, क्योंकि अब वो वहाँ पे कुछ काम करते हैं और थिएटर्स में भी अब आ चुके हैं। तो जब मैंने उनकी कहानी लिखी, तो काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी उनको मैंने कोशिश की कि मैं उनके जगह पर सोचकर लिख पाऊँ। कैसे वो दरभंगा से अपना घर छोड़ के भागे थे, कैसे कई सालों तक जिन लोगों का ये ख्वाब होता है कि मुझे मुंबई आना है, मुझे हीरो बनना है, तो क्या-क्या करना पड़ जाता है। तो देयर आर टाइम्स यू एंड अप वॉशिंग पीपल्स टॉयलेट फॉर मेनी इयर्स और वो ऐसा लम्हा क्या होता है कि आपके सपने तब भी चकनाचूर नहीं होते हैं। और वैसी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जब हम उनको सुनते हैं कि उनमें इतना हुँ, दर्द होता है कि समझ में नहीं आता कि वो कहानी हम किसी और को बताएं या ना बताएं, या इसके बारे में हम लिखें या ना लिखें। तो वो जो दिमाग में उस समय जी। चलता है, उस चीज को किस तरीके से आप आगे प्रोग्रेस आगे बढ़ाती हैं? हुँ, क्योंकि इट मस्ट बी डिफिकल्ट। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हुँ। आपके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस होंगे एंड आपको समझ में नहीं आता होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। सो हाउ डू यू एक्चुअली गो अहेड विद इट? जी, जब तक कहानी लिखी नहीं जाती है, तो आपके जो जज़्बात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं और वो जब आप कैरेक्टर डेवलप कर रही होते हैं, तो तब अलग जज़्बात होते हैं। जब उसकी आप जद्दोजहद सोच रही होती हैं, तब अलग जज़्बात होते हैं और जो पूरा रिज़ल्ट निकल के आता है, वो अलग स्टेज होती है। तो कई-कई कहानियाँ हैं कि मैंने जो रोते-रोते लिखी हैं और जब लोग उसे पढ़ते हैं तो उनको भी रोना आता है। सो ये मैंने अपनी पूरे इस जर्नी में सीखा कि ऐसी कोई भी कहानी जिसमें आप बहुत इमोशनल फ़ील कर रहे हैं एंड यू आर सिंपली राइटिंग योर हार्ट आउट, दैट विल रीच हार्ट ऑफ पीपल। तो मेरी एक कहानी है अकेला। अकेला मैंने आज तक कहीं भी परफ़ॉर्म नहीं की है क्योंकि मैंने जब लिखी थी तब मैं रोई थी और जब उसका शूट हुआ था तो 2 से 3 बार मैं रोई थी। तो फिर अभी तक कुछ कहानियों में से एक वो भी है कि मैं शायद परफ़ॉर्म करने से थोड़ा-सा घबराती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत जज़्बाती कर देती है। थोड़ा पीछे चलते हैं अभी। उस समय जब आपने एक्चुअली ये डिसाइड कर लिया जी। था कि मुझको अब ये हुँ, 9 टू 5 जॉब नहीं करना है और हुँ, आप ख़यालों की उड़ान की शुरुआत करना हुँ, चाहती थी। उस समय दोस्तों से, परिवार से किस तरीके हुँ, का सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो अपने आप में ये जो प्रोफ़ेशन है, ज़्यादा लोग इसको कुछ बड़ा प्रोफ़ेशन नहीं समझते। ऑल्सो इस लाइन में ट्रू, बहुत ट्रू। स्ट्रगल है। जब फैमिली को पता चला कि हमारी बेटी जॉब कल्चर 9 टू 5 हुँ। छोड़कर एक स्टोरी टेलिंग में जाना चाहती है, हाउ वाज द रिस्पॉन्स? हाउ डिड यू गेट थ्रू दिस एंटायर जर्नी? जर्नी थोड़ी ऐसी-सी रही है कि अगर आप घरवालों को सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़नी है, तो उनको लगता है आप पागल हैं और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे अनकन्वेंशनल जॉब करनी है क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट से उसके बाद अनकन्वेंशनल सेक्टर में कदम रखा था, स्टार्टअप का वो किया था, तो उनको लगा था कि ये पागल हो गई है, कौन भला एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़ता है। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ कि 6 साल बाद पापा अब जॉब ही नहीं करनी है, अब मुझे समझ में आ गया है कि यार जॉब कल्चर के लिए मैं बनी नहीं थी। मुझे अपना वेंचर स्टार्ट करना है। तो उनको फिर लगता है क्या करेगी? पर उनका मॉरल सपोर्ट हमेशा रहा उनको पता है कि मैं चीज़ें प्लान करके रखती हूँ तभी कुछ शुरू करती हूँ। पर उनको अभी भी लगता है कि ये किस राह पर निकली है एज़ अ प्रोफेशन स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही लंबा चलने वाला प्रोफेशन नहीं है।
इससे करियर नहीं बनाया जा सकता है, इससे फेम और पैसा जो होता है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, उतना नहीं हो सकता है। तो उनको ये लगता है कि किस किस राह पे निकल गई है। बट दे आर विद मी, मॉरल सपोर्ट है उनका काफ़ी। और मेरे फादर भी राइटर रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि उनका सपना भी मेरे थ्रू वो पूरा होता हुआ देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको फ़िक्र रहती है कि ये पागल तो नहीं हो गई है ये? बट दे आर विद मी। दोस्तों से या जानकारों से अच्छा सपोर्ट रहा है, एज़ इन कि अब मुझे कॉल्स आते हैं कि जब उनको पता चला था कि मैंने नौकरी छोड़ के अपना वेंचर शुरू किया है 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये लड़की कितना घूमती है, कितना पार्टी करती है, लगता है किसी ट्रिप पे निकली है, बहुत जल्दी ट्रिप ओवर हो जाएगी। और फिर अब वो देखते हैं कि मैंने उसको फिर डेवलप किया है, उसमें से तरीके निकाले हैं, बोथ इमोशनली, कमर्शियली हर एक तरीके से। तो तब उनको लगता है कि नहीं, आई गेट कॉल्स, फ्यू ऑफ देम जो काफ़ी सीनियर हैं, उनके कॉल आए कि नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। राइट। फैज़ी, जब मैं आपसे मिली थी, उस समय हमारे देश के हालात हुँ, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। हुँ, और ये इसी साल के शुरुआती दौर की बात है, हुँ, फ़रवरी की बात है। उस वक़्त देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी टेंशन का माहौल था। जी, और आपने मुझे बताया था कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में आने में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। जी, अम, एक यही वजह है हुँ, कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सिर्फ़ रिलिजन की वजह से have you ever हुँ, felt or have you ever been discriminated हुँ, personally or professionally just because you are Muslim? जी। ये होता है काफ़ी, पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया है इस चीज़ को। और प्रोफ़ेशनली क्या है कि मेरे मैं जितने लोगों से मिली हूँ काफ़ी खुशनसीब रही हूँ कि वो अ, जिनका ज़हन ऐसा नहीं है, पर काफ़ी लोगों से ऐसे भी मिली हूँ जिनका ज़हन अच्छा नहीं था, जो कम्युनल थे। पर्सनली एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था इसी दौरान में कि मैं जहाँ पे रहती थी, एक नई जगह शिफ्ट हुई थी। और उनको जब मेरा नाम पता चला था, उन लड़कियों को, तो उन्होंने कहा था, शुरुआत में तो बोला कि नहीं, यहाँ पे नॉन-वेज नहीं आएगा। एंड आई सेड कि ठीक है, मैं बाहर खा सकती हूँ और मैं वैसे भी ज़्यादा रहती नहीं हूँ, मैं ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को जाके ये कहानी कर दी थी कि फ़ैज़ी आके हमसे लड़ी है और ये जो है अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, कितना घूमती है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाती हो, और इसने जानबूझ के नॉन-वेज मँगाया है घर पे और हड्डियाँ हमारी मूर्तियों के सामने छोड़ दी। दैट वन डे आई वाज़ ट्रैवलिंग और मैं हाइकिंग के लिए गई हुई थी और मेरे पास कॉल आया था कि मैम आपको ना खाली करना होगा, कि मैम आप जैसी लड़की ना चाहिए नहीं हमें। एंड आई वाज़ लाइक कि आपके पास एकदम से कॉल आया है कि यार लड़की मेरे जैसे क्यों नहीं चाहिए, कि व्हाट हैपेंड? तो कि नहीं मैम आपकी ना कंप्लेन आई है। फिर बाद में पता चला कि उन लड़कियों ने इतना रोना जाके रोया कि वो आके लड़ी है हमसे और उसने जो है नॉन-वेज मँगाया, हड्डियाँ मूर्तियों के सामने छोड़ दी। तो ये चीज़ कहाँ से आई? उनके घरवालों ने उनके कहीं न कहीं दिमाग में डाला होगा कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो नॉन-वेज खाते हैं और नॉन-वेज खाने वाली जो कौम होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो इमेजिन वो भी शायद हम जैसी लड़कियों की तरह ही कहीं बाहर से आई हैं, दिल्ली आके शिफ्ट हुई थी और उनके दिमाग में इतना आया कि कैसे भी करो इसको बाहर निकाल दो। प्रोफ़ेशनली क्या है कि कुछ लोगों को जब पूरा नाम पता चलता है, तो वो कई चीज़ों में आएँ-बाएँ कर जाते हैं कि अच्छा हाँ, देखेंगे मैम, वो आंसर नहीं आया है वेंडर का, मैम पता नहीं है। अच्छा नहीं मैम, वो डील नहीं हो पाएगी मैम, आपने जो कोटेशन दिया है इट्स वेरी हाई। और आपको पता चल जाता है कि यू गेट एन इंट्यूशन कि अच्छा, इनका ज़हन जो है वो उस तरफ है शायद। एंड आई थिंक द इवन वर्स्ट पार्ट इज कि ये सवाल शायद मैं किसी से इस प्रकार नहीं पूछूंगी कि क्या आपको हिंदू होने की हुँ, वजह से कुछ प्रॉब्लम उठानी पड़ी कभी। इट्स जस्ट सो अनफेयर ऑन सो मेनी लेवल्स कि हमारे देश में हम लोगों को उनके रिलीजन की वजह से जज करते हैं और अपना एक प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं उनके बारे में। सो अगर अब हम बात करें इस प्रोफेशन में होने की, एंड वी नो दैट इवन स्टोरी टेलिंग इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। जी, यहाँ पे आपको ज्यादा स्टोरी टेलर्स जो कि औरतें हैं वो शायद दिखेंगी नहीं, या फिर वो इतनी पॉपुलर नहीं है तो लोगों को पता नहीं है उनके बारे ट्रू। में। सो इट्स अ वेरी still very upcoming profession for ladies, for women, if I may say. हुँ, How was it for you to enter this profession और इसमें जाकर अपने हुँ। लिए जगह बनाना, to make your footsteps in this industry?
ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है क्योंकि अक्सर क्या है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, वो एज़ एन एंटरप्रेन्योर इस सेक्टर में नहीं आई हैं और उनको बहुत लीड नहीं मिलती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है और थोड़ा ये फेस भी किया है स्पेशली इन द सर्किट कि ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड ही है। पर वही है कि अगर आपके अंदर फायर ज़्यादा है तो यू विल फाइंड योर वे। तो मैंने अपने ज़रिए निकाले हैं कि मैंने अपनी कंपनी में बहुत सारे सेक्शंस शुरू किए हैं कि अपनी जो कहते हैं कि आप अपनी नीश ढूँढते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कीजिए दैट पीपल आर बाउंड टू कम टू यू। तो वो चीज़ें की और मेरे स्टेट्स को जो टूर होते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने मेरा एक प्रोडक्ट है कलम की ज़ुबान विद फैज़ी, वो मैंने लद्दाख से पोर्ट ब्लेयर तक किया था। ये सारी चीज़ें की जस्ट टू नो कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं फैज़ी, जी, जो आप ही की तरह स्टोरी जी, जी। टेलर्स हैं, लेकिन जिनके हुँ। ख़्यालों को अभी तक उड़ान नहीं मिली है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए ये चीज़ है सबसे पहले तो आप अपनी नीश ढूँढिए कि आइडियली हम देखें ना तो हर एक जगह एक कहानी है। आप मार्केटिंग ले लीजिए, आप सेल्स ले लीजिए, आप अगर एनएलपी यूज़ करती हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसकी बेसिक प्रैक्टिशनर मैं भी हूँ। तो उसमें भी आपको कहानियों का बहुत हिस्सा मिलेगा। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और हर जगह कहानी है। सो अगर आपको कहानी के एरिया में ही आगे जाना है, तो आपको ये ढूँढना होगा आप क्या एग्ज़ैक्टली करना चाहते हैं। वो नहीं जो मार्केट में अभी सब कर रहे हैं। आपको ये सर्च करना पड़ेगा और क्या आपका दिल वहाँ पे है? दिल वहाँ पे है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या वहाँ से आपको आपके पैसे भी आएँगे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत पैरेलली चलती हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों ने 2-3 साल पोएट्री कर ली, स्टोरी टेलिंग कर ली, फिर बोला कि नहीं यार मैंने बहुत किया, मैं थक गया हूँ, इससे पैसा नहीं आ सकता, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री कभी आपका पेट नहीं पाल सकती है। तो वो ज़रिए आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा हर जगह होता है, पर जिस तरीके से आपको निकालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही खूब बात कही आपने फैज़ी। आपसे बात करके आज इतना मज़ा आया। जब मैं आपसे मिली थी, तब भी मुझे मैं आपसे मिलके बेहद खुशी हुई थी। आप बहुत हँसमुख हैं, आप बहुत ही ज़िंदा दिल लड़की हैं। आपको मिलके एक अलग-सी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच एंड द सेम गोज़ टू यू। पावरफुल वुमेन एकदम से आपको देख के लगता है इतना ज़्यादा आपके बारे में सुना था मैंने हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे कि अरे तुम यार तरुषि से मिलना यार, तुम मुंबई गई तुम उससे नहीं मिली यार। मैं कहा यार मतलब कज़बी हम मिले नहीं है बताओ अभी तक। नहीं, नहीं, आपने मुझे बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। बट ये सब कहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, आप ये सब जो है बखूबी डिज़र्व करती हैं। सर पे मैंने बिल्कुल नहीं चढ़ाया है, आप ये सब डिज़र्व करती हैं, इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनमें एक पावर जो है दिखती है और वो पावर आगे परस्यू भी कर पाती हैं। वो भी हर एक तरीके से। आप में एक बागी भी दिखती है मुझे, एक बहुत ही आगे जाने वाली लड़की दिखती है, बहुत हँसमुख दिखती है, बहुत चुलबुली-सी लड़की भी दिखती है। इतनी सारी खूबियाँ एक साथ बहुत कम लोगों में हो पाती हैं। और आपका जो कंटेंट होता है, हर एक तरीके का जो आप कंटेंट लिखती हैं, मुझे बेहद पसंद है। थैंक यू फैज़ी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि आप फैज़ी को फ़ॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेजेज़ पर, ख़यालों की उड़ान और क्रेज़ी.फैज़ी पर। फैज़ी का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे वो अपनी बहुत खूबसूरत कहानियाँ अपलोड करती हैं और आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को उनके बारे में बता सकते हैं। You can get more information about her on her website Khayalon Ki Udaan. Also, Faizy's new book is coming this year, so उसकी information भी आपको उनकी website पे मिल जाएगी. And once again, thank you so much Faizy for coming on the show और हमसे बात करने के लिए अपना time देने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तरुषि, इट वाज़ सो मच फन। टेक केयर। That was Faizi Khan, everyone, the founder of Khayalon Ki Udaan. She's a beautiful storyteller, so go follow her. And I hope you enjoyed today's podcast. And if you did, then please tell more people about it. Share it on your Instagram stories, everyone. Please tag me, tag the page. It's called Stories You Should Know. My page is called Tangy Misty. Also, please do drop a comment if wherever you're listening allows you to.
And if this is the first time that you're listening to an episode of Stories You Should Know, then you can go back and listen to more amazing and beautiful stories of people from all around the world. And I want to tell you all about my new YouTube series called The Reporters, which is out now and is available on my channel, so you can go and check it out. Just type Tarushi Chaudhary on YouTube and you will find it. It's the first edition, which is called the Bollywood edition, where I'm talking to some of the most talented Bollywood reporters, and they spill the beans about their life and what goes on behind the camera. So please check it out and don't forget to subscribe to channel. Thank you for listening to this episode, everyone. Please take care of yourself and your loved ones. Wear a mask all the time when you're out, guys. Help someone in need if you can, and be kind. This is Misty signing off.